टू द मॉरेंस एकेडमी। तो हम करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग डैश। फर्स्ट इज मोनार्की, सेकेंड इज डेमोक्रेसी, थर्ड इज ओलिगार्की, फोर्थ इज ऑटोक्रेसी। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा गुटतंत्र एंड लास्ट इज एकतंत्र। क्वेश्चन कहता है कि एक सतर्क और सजग यानी एक जागरूक जनता की ज़रूरत किस चीज़ को बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है मोनार्की। देखो मोनार्की ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर राजा शासन करता है। ठीक है, जहाँ पर आम जनता के रोल को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ना ही उनकी सरकार चुनने में भागीदारी होती है, ना ही डिसीजन मेकिंग में। तो ठीक है, जनता अलर्ट हो या विजिलेंट हो उसका ज़्यादा फर्क राजतंत्र में है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम होता है जैसे कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों से बना हुआ तंत्र। ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो पब्लिक है वो सरकार को चुनती है, ठीक है, और सरकार को हटा भी सकती है। ठीक है, अभी हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की यानी कि गुटतंत्र। ये किसी तरह का सिस्टम नहीं होता, बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, कुछ लोगों का समूह होता है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं और अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के विचारों से ये जब असहमत होते हैं तो ये अलग जाकर एक गुट बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। तो क्योंकि ये किसी टाइप का सिस्टम है नहीं तो इसका पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ अलग, कोई अलग चीज़ है। ठीक है, ऑटोक्रेसी। देखो ऑटोक्रेसी एक तंत्र, ये ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर एक ही सरकार बार बार शासन करती है। ठीक है, यहाँ पर भी जो नॉर्मल पीपल होते हैं, पब्लिक होती है, उसको उसके रोल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो एक अलर्ट और विजिलेंट पब्लिक की ज़रूरत कहाँ पर होती है? जहाँ पर उसके रोल को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा हो। ठीक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पब्लिक के रोल को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वहाँ पर जो जनता होती है वो सरकार को चुनती है। ठीक है, अगर वो अलर्ट होगी, जागरूक होगी सरकार के लिए तो क्या करेगी? सरकार की जो एक्शंस हैं उनकी वो देख रेख कर सकती है। और अगर सरकार एप्रोप्रिएट तरीके से काम नहीं कर रही तो सरकार को गिराने की ताकत भी रखती है। तो एक अलर्ट और विजिलेंट पब्लिक की ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। देखो CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है लर्नर्स का ही इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, लेकिन ये लर्नर्स के लिए किन किन चीज़ों का इवैल्यूएशन करता है? तो सबसे पहली चीज़ ये उनके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही टाइप की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, अब ये एकेडमिक क्या होती है? एकेडमिक यानी कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड होती है, जिनका संबंध जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज से होता है। और नॉन एकेडमिक जिसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जो कि स्टूडेंट की टैलेंट और उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है। जैसे बच्चा किसी डांस में पार्टिसिपेट करता है, डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, तो ये नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गई लर्नर की। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है। ठीक है, अब क्योंकि एकेडमिक की बात कर रहा है तो यहाँ पर मार्क्स भी आएंगे। जहाँ पर एकेडमिक की बात होती है वहाँ मार्क्स
आता है तो ये मार्क्स बेस्ड होती है, और नॉन एकेडमिक है तो यहाँ पर बच्चे के मार्क्स नहीं, बच्चे के टैलेंट और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। और सेकंड चीज़ सीसी के बारे में है कि सीसीई जो है वो एक टाइप का इवैल्यूएशन है जो कि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। यानी कि सीसी बच्चों के हर पक्ष में, हर एस्पेक्ट में उनका डेवलपमेंट हो उसको एनकरेज करता है। यानी उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, बच्चे इमोशनली डेवलप हों, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख पाएँ, उनका इवैल्यूएशन करता है। बच्चे सोशली एडजस्ट कर पाएँ, सोशली सही ढंग से अपनी बात को रख पाएँ, लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ, उसका भी इवैल्यूएशन करता है। उसके साथ साथ बच्चे का कॉग्निशन, जब एकेडमिक आई है तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी करती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव बोला है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड टर्म में, ठीक है, तो वो हर चारों तरफ के डेवलपमेंट के लिए लायबल होती है, ठीक है। तो इसको ये ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है। दूसरा एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इट मेक्स इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, ये बात तो ठीक है। देखो, किसी भी टाइप का इवैल्यूएशन हो वो टीचिंग लर्निंग का एक अभिन्न अंग होता है, अभिन्न पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, जिससे उसको अलग नहीं किया जाता। देखो, जो लर्निंग है वो सिर्फ सीखने तक या सिखाने तक ही सीमित नहीं होता। लर्निंग में लर्निंग भी होती है, उसके साथ साथ असेसमेंट भी होता है बच्चे का, ठीक है, उसमें सुधार भी होता है, रेमेडीज भी होती है, और उसके साथ साथ इवैल्यूएशन भी होता है। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए एक दूसरे से अभिन्न है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है, इट फोकसेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ये भी सही है, ठीक है। पर हमें नॉट ढूंढना है, तो हम नॉट वाले आंसर में देखेंगे जो फॉल्स स्टेटमेंट है। इट इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक एज वेल एज को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट। देखो, स्कॉलिस्टिक मतलब एकेडमिक, ठीक है, और को स्कॉलिस्टिक मतलब नॉन एकेडमिक, दोनों ही एस्पेक्ट को ये इवैल्यूएट करता है, असेस करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही ऊपर के बिल्कुल सही है, इसीलिए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। हमें तो इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। इनकरेक्ट होगा फोर्थ, ठीक है। देखते हैं, इट फोकसेस ऑन मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। देखो, मैंने यहाँ बताया था कि ये मार्क्स का इवैल्यूएशन तो करता ही है, साथ के साथ बच्चे के टैलेंट और इंटरेस्ट को भी देखता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्क्स की बात की गई है, बच्चों के मार्क्स के इवैल्यूएशन की बात की गई है, बच्चों के इंटरेस्ट और टैलेंट की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये आंसर गलत है कि ये सिर्फ मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन नहीं है बल्कि ये टैलेंट और इंटरेस्ट को भी इवैल्यूएट करता है। तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही हमें देखना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का, ठीक है। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दोनों की स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज। सोशल साइंस को एलिमेंट्री स्टेज पे पढ़ाना इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, एलिमेंट्री स्टेज क्या होती है? 6 to 8th क्लास। 6 to 8th क्लास में सोशल स्टडीज़ को पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट सेंसिटाइजेस द चाइल्ड टू द सोशल इश्यूज एंड डेवलप इन हिम एंड हर अ रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। ये कहता है कि सोशल साइंस जो है वो बच्चों में सेंसिटिविटी लाता है सोशल इश्यूज़ के लिए, और उनमें रिस्पेक्ट वैल्यू डेवलप करता है फॉर द डाइवर्सिटी।
ये बात भी बिल्कुल सही है। सोशल स्टडीज़ जो है सब्जेक्ट वो ये करता है, सोशल इश्यूज़ के लिए सेंसिटिव करता है बच्चों को, और उनमें अलग अलग तरीके की जो डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में उनके लिए एक रिस्पेक्ट की वैल्यू डेवलप करता है। अब हमें चेक करना है कि आर में जो स्टेटमेंट कही गई है क्या वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन करती है। ए में जो बात कही गई है क्या आर उसको सही ढंग से एक्सप्लेन करता है, ये हमें कैसे पता लगेगा, जब आर में ए के लिए हाउ, वाई एंड देयरफॉर इन तीनों में से किसी एक के लिए आंसर मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट में पूछा है सोशल स्टडीज़ इज इम्पॉर्टेंट एट एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल पे सोशल स्टडीज़ को टीच करना, पढ़ाना ज़रूरी है, क्यों, यहाँ पर वाई का आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटाइज करता है चाइल्ड को सोशल इश्यूज के लिए और उनमें डेवलप करता है रिस्पेक्ट वैल्यू फॉर द डाइवर्सिटी, ठीक है। ये क्यों का आंसर दे पा रहा है तो ये सही ढंग से उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, आर ए को सही ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी और आर भी एक्सप्लेन करता होगा ए को, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। ये बात आर एक्सप्लेन्स ए, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड वाले में देखते हैं बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर डजंट एक्सप्लेन, ये चीज़ गलत है, आर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, आर को फॉल्स कह रहा है, आर तो करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ए ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल साइंस को जब पढ़ाया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कोई टीचर जो होता है किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है तो वो पहले से ये तय करके रखता है कि बच्चे में ये चीज़ डेवलप करनी है उसको या ये चीज़ सिखानी है, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्टिव। अब ये कह रहा है स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव, स्किल बेस्ड यानी कि बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता आ पाए, ठीक है। स्किल बेस्ड का ज़्यादातर रिलेशन किससे होता है, हैंडवर्क से, बच्चा कोई हैंडवर्क कर पाए या कोई माइंड वर्क कर पाए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखा है टू अंडरस्टैंड द कल्चर्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटीज़, to develop an ability to draw a map, third is to develop a respect for difference and diversity, fourth is to acquire knowledge of continents। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना। देखो अगर बच्चा सोशल साइंस पढ़ाने से संस्कृति की समझ रख पा रहा है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ना कि कोई स्किल। नक्शा बनाने की क्षमता, देखो सोशल साइंस में बच्चा क्या होता है नक्शा बनाना भी सीख पाता है जब हम उसको पढ़ाते हैं, तो ये एक टाइप की स्किल होती है, हैंडवर्क स्किल होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। देखो अगर वो सोशल साइंस पढ़ाने से उसमें रिस्पेक्ट वैल्यू डेवलप हो रही है तो किसी टाइप का स्किल नहीं है बल्कि वो वैल्यूज़ डेवलप कर पा रही है टीचर उसमें, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना यानी नॉलेज बच्चा एक्वायर कर रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर है पर स्किल बेस्ड नहीं है। नॉलेज को गेन करना, एक्वायर करना किसी टाइप का स्किल नहीं है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि बच्चा मैप को ड्रॉ कर पा रहा है, ये उसका एक स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। करेक्ट आंसर सेकंड। आगे देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन दे रखा है, इसमें स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो। द डिसिप्लिन दैट मेकअप सोशल साइंस आर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स।
ये बात बिल्कुल सही है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स मिलकर सोशल साइंस को बनाते हैं, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। रीजन में क्या आ गया, देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन्स। रीजन का स्टेटमेंट कहता है कि ये जो डिसिप्लिन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है, ये चारों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो रीज़न है क्या वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो हम ढूंढेंगे रीज़न में हाउ, वाई एंड देयरफॉर के लिए आंसर, कि क्या जो आर है वो ए में कही गई बात के लिए इन तीनों में से किसी एक का आंसर दे पा रहा है। तो देखते हैं, डिसिप्लिन जो है वो सोशल साइंस को बनाते हैं कैसे, देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेटेड होकर ये डिसिप्लिन्स सोशल साइंस को बनाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब इन चारों डिसिप्लिन्स के बीच में किसी टाइप का रिलेशन होगा तब ये किसी एक सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता हो। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, आर भी करेक्ट है, ये फॉल्स हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ए की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आगे देखते हैं, while evaluating social science the following question will help to understand its objective। अब इन चारों ऑप्शन में हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमें सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। देखो, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे नॉलेज देना, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना, ये ऑब्जेक्टिव है। किसी टाइप की स्किल डेवलप करना, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। तो वही ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस के लिए भी होते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज इन द सिलेबस, कि सिलेबस में बच्चों से कौन सी स्किल डेवलप करने के लिए एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, यानी बच्चों से किस स्किल डेवलप की डिमांड की गई है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, स्किल एक ऑब्जेक्टिव होती है, ये करेक्ट हो गया। इज इट डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ये देखना कि क्या जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से लिया गया है या मल्टीपल बुक से लिया गया है। देखो, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस बुक से लिया गया है या किसी स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हाउ डिटेल इज़ द आउटलाइन ऑफ सिलेबस, ये देखना कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो कितना लेंथी है, ये भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इज डिमांडेड ऑफ लर्नर ऑन ईच सोशल साइंस स्किल, ये कह रहा है कि ये देखना कि बच्चों से जो स्किल की डिमांड की जा रही है वो स्किल किस लेवल तक की स्किल का डिमांड की जा रही है बच्चों से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैप ड्रॉ करना एक स्किल है, ठीक है। अब ये देखना कि बच्चे किस लेवल तक का मैप ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे बच्चे मैप ड्रॉ कर पा रही है, स्किल है। अब 6th क्लास के बच्चे से ये डिमांड किया जाता है कि उसको एटलीस्ट इंडिया का पॉलिटिकल मैप तो बनाना आता हो, ठीक है। यानी कि अभी उसका जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, जो स्किल की क्षमता है, वो छोटी है। जैसे ही वो क्लास में आगे बढ़ेगा तो उससे डिमांड होगी, 11th 12th क्लास में जब पहुंच जाएगा उससे डिमांड होगी कि वो वर्ल्ड मैप को बनाना भी जाने, वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करने की भी उसमें स्किल हो। तो ठीक है, यानी स्किल का उसका क्या लेवल हो, स्किल की क्षमता उसमें कितने लेवल तक की हो, अगर इस पर भी जोर दिया जा रहा है तो ये भी क्या है, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। ऑप्शंस देखते हैं, ए और बी है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
इसमें दे रखा है ए और डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसमें ए बी सी है, ये इनकरेक्ट है, ए बी डी ये भी इनकरेक्ट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर क्वेश्चंस समझ में आए हों और क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बनी हो तो सेशन को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।